हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th की मैथ का तीसरे चैप्टर अवयव यानी कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। इसमें आपका अवयव दे रखा है, अवयव यानी कि मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होता क्या है? पिछली कक्षाओं में हमने बहुत ही आसान कैलकुलेशन किया है, जिसमें कुछ समीकरण होते थे जो कि एक चर राशि वाले, दो चर राशि वाले, तीन चर राशि वाले रैखिक समीकरणों से मिलकर बने होते थे। उनके बेसिक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। उन्हीं क्वेश्चनों को हल करने का एक नया तरीका है जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रवि के पास 3 आम 5 संतरे 2 अनार हैं। रमेश के पास 1 आम 2 संतरे और 5 अनार हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स के रूप में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब मैट्रिक्स लेते हैं तो मैट्रिक्स के जो भी अवयव होते हैं उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स के जितने भी अवयव लिखे जाते हैं वो मैट्रिक्स के बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। जैसे कि ये हमारा एक सेंटेंस दे रखा था, इसमें हमारा जो दे रखा है आम संतरे अनार, दोनों को हम कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बड़ा एक ब्रैकेट बनाते हैं। इस बड़े ब्रैकेट में 2 पर्सन हैं, रवि और रमेश। एक हो गया आपके रवि और एक हो गया रमेश। ठीक, अब यहाँ पे इनके पास जो दे रखा है आम संतरे और अनार, आम संतरे और अनार, जिसमें रवि के पास है 3 आम 5 संतरे और 2 अनार। रमेश के पास है 1 आम 2 संतरे और 5 अनार। ठीक है, अब यहाँ पे इस रूप में लिखने के बाद हम यहाँ पे ये डायरेक्ट देख के ही, अगर ये हमारा सेंटेंस ना दे रखा हो, हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि रवि के पास क्या क्या है और रमेश के पास हमारा क्या क्या चीजें है। ठीक है, और इसी चीज को ये सेंटेंस ना देकर अगर इस रूप में दे रखा है तो यही रूप हमारा कहलाता है मैट्रिक्स के रूप में, यानी कि अवयव। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि इस साइड पे आप पर्सन के नाम लिखें, यानी कि लोगों के नाम लिखें, और इस साइड पे जो भी आपके दे रखे हैं उनका नाम लिखें, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके आम संतरे अनार इधर भी लिख सकते हो और रवि और रमेश का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ये जो क्षैतिज में हमारा लिखा जाता है, इसको कहते हैं पंक्ति। पंक्ति यानी कि रो। ये हो जाती है पहली रो, R1 से दर्शाते हैं इसको, और ये हो जाती है दूसरी रो यानी कि R2 से दर्शाते हैं। अगर इसी प्रकार और भी रो दे रखी है तो उसको हम R3 से दर्शाएंगे। और ये जो हमारे खड़े जो है एकदम सीधी रेखा में ये जो आते हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं कॉलम या स्तंभ कह सकते हैं। ये हमारे कहलाते हैं स्तंभ या इसको कह सकते हैं कॉलम। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो क्षैतिज वाला होता है ये पंक्ति कहलाती है, जिसको आप रो भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वाले जो होते हैं उनको स्तंभ कहते हैं या फिर आपका कॉलम कहते हैं। अब ये जो हमारा सेंटेंस दे रखा था उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर हमने बताया कि यहाँ पे आप, अगर हम यहाँ पे आम संतरे और अनार इस रूप में लिख दें और यहाँ पे हम नाम लिख दें रवि और रमेश, तो ये हमारे हो जाएंगे 3 5 और 2, 1 2 और 5। हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे पर्सन लिखें या फिर यहाँ पे जो भी उनके पास सामान है वही लिखे, जरूरी नहीं है। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली हो गई हमारी पहली रो यानी कि R1, ये हो गई आपकी दूसरी रो यानी कि R2, और ये हो गई आपकी तीसरी रो यानी कि R3, और ये आपका हो जाएगा पहला कॉलम यानी कि C1, और ये हो जाएगा आपका दूसरा कॉलम C2। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी
इसको दर्शाने के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारा मैट्रिक्स जो बनता है, इसको दर्शाने के लिए कौन सा मैट्रिक्स है, इसके लिए हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले पंक्ति, जितनी पंक्ति है क्रॉस स्तंभ। यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमने दूसरा वाला मैट्रिक्स बनाया, अवयव बनाया, ये 3 × 2 का था, और इसके पहले ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया था इसमें 2 पंक्ति थी और 3 स्तंभ थे, जो कि हमारा 2 × 3। ये जो हमारा मान आता है 2 × 3, ये हमारा कहलाता है कोटि। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ठीक है, और ये 2 × 3 कोटि का अवयव था, और ये 3 × 2 कोटि का अवयव कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो कोटि आता है, कोटि शब्द आता है, ये क्या दर्शाता है? ये जो कोटि शब्द होता है, ये इस अवयव में कितने अवयव हैं उनको दर्शाता है, यानी कि ये कुल अवयव को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कुल अवयव को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी आपके पूछे जाते हैं। कोटि क्या होती है? कोटि आपका जितने का मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे कि ये हमारा 2 × 3 का मैट्रिक्स था, ये 3 × 2 का मैट्रिक्स था, तो यही हमारी कहलाती है कोटि। ठीक है, अब कोटि से हम पता कर लेते हैं उसमें कितने अवयव होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी थी, उसमें अवयव के लिए ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को जो हम दर्शाते हैं कैपिटल अल्फाबेट से दर्शाते हैं, या तो आप ए से दर्शा सकते हैं या फिर इसको हम बी से दर्शा सकते हैं। अगर ए से आप दर्शा रहे हैं तो इसके अंदर के जितने भी अवयव हैं इनको हम इस रूप में भी लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ए से अगर हम दर्शा रहे हैं, A11 पहला, A12 दूसरा, A13 ये हो गया तीसरा। ठीक है, A21, A22, A23। ध्यान रखिएगा, इस रूप में यही हमारा कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। यहाँ पर ये A11 यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, AIJ के रूप में भी लिखते हैं। AIJ, आई हमारा जो दर्शाता है वो हमारी पंक्ति को दर्शाता है, और जे जो हमारा दर्शाता है वो स्तंभ को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, AIJ के रूप में भी लिख सकते हैं, और आई आपकी पंक्ति को दर्शाता है और जे आपके स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि आपका एक अवयव दे रखा है A12 बराबर आपको दे रखा है 5, A12 बराबर 5, तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये किस पंक्ति का अवयव है या किस स्तंभ का अवयव है, तो यहाँ से हमारा 1 दे रखा है, 1 यानी कि पहली जो संख्या होगी वो आपकी पंक्ति को दर्शाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है ये 5 अंक हमारा किसको दर्शाता है, तो पहली पंक्ति में आएगा। 5 अंक जो आएगा वो पहली पंक्ति में आएगा, और पहली पंक्ति के कौन से स्तंभ में आएगा? दूसरे स्तंभ में आएगा। किस स्तंभ में आएगा? दूसरे स्तंभ में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए 32 बराबर 9, यानी कि ये जो 9 अंक आया है वो किस पंक्ति का है? पंक्ति का है, तो तीसरी पंक्ति का दे रखा है। और किस स्तंभ का है? स्तंभ में आपका आ जाएगा, किस स्तंभ का है? ये आपका दूसरे स्तंभ, यानी कि तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का ये मान आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसके मानक रूप के बारे में देख लेते हैं। मानक रूप जो हम लिखते हैं, वो जो कोटि होती है, वो कोटि, मानक रूप की जो कोटि होती है वो M × N की कोटि के रूप में आता है। M × N की कोटि के रूप में, यानी कि हम कह सकते हैं एक मैट्रिक्स आपकी आती है, अवयव आपका आता है, जिसमें M आपकी क्या है? M यहाँ पे आपकी पंक्ति को दर्शाता है, यानी कि A11, A21, A31 और इसी प्रकार AM × M1 ये हो जाएगा। ठीक है, और N स्तंभ है, यानी कि A12, A13 और इसी प्रकार A1N, इसमें भी A22, A23 इसी प्रकार
2n, और इसी प्रकार ये भी आता जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा AM2, AM3 और इसी प्रकार AMN आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो कोटि होगी वो कोटि जो कहलाएगी M क्रॉस N की कोटि कहलाएगी। कौन सी कोटि कहलाएगी? M क्रॉस N की आपकी कोटि कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अवयव के प्रकार। अवयव कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से अवयव का दे रखा है। इसके पहले हम एक चीज और बता दें आप लोगों को कि अवयव ये जरूरी नहीं है कि हमारा 2 × 3 या 3 × 2 का भी हो। अवयव जो होता है वो आपका अवयव की जो कोटि होती है, अवयव की जो कोटि होती है वो 1 × 2 की भी हो सकती है, 1 × 4 की भी हो सकती है, 1 × 4 की भी हो सकती है, 2 × 4 की भी हो सकती है, 2 × 2 की भी हो सकती है। ये आपकी किसी भी कोटि का अवयव हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे अवयव में कुल अवयव की संख्या जो होती है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा था 2 × 3, 2 × 3 दे रखा था, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि इसमें कितने अवयव थे? 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव थे। यही आपकी कोटि कहलाती है। कोटि जो दर्शाता है वो कुल अवयव को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये चीज आप नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अवयव के प्रकार। चलिए देखते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार जो होते हैं, अवयव 7 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि 7 टाइप्स के। पहला होता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉलम अवयव। अब ये कॉलम अवयव क्या होता है? स्तंभ अवयव जो होता है वह अवयव जिसमें एक स्तंभ होता है। एक स्तंभ यानी कि ये जो अवयव होगा वो M × 1 का अवयव होगा। अब यहाँ पे M की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 × 1 हो सकता है, या 3 × 1 हो सकता है, या फिर 4 × 1 का मैट्रिक्स हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका एक स्तंभ हो और पंक्ति आपकी कितनी भी हो वो आपका कहलाता है स्तंभ अवयव। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देख ले, एक मैट्रिक्स आपका दे रखा है A B C और D। ये आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, अवयव दे रखा है 4 × 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव जैसे ये स्तंभ अवयव था वैसे ही ये पंक्ति अवयव, जिसमें आपकी एक पंक्ति दे रखी हो वो आपका कहलाएगा पंक्ति अवयव। यानी कि इसमें m का मान जो होगा वो 1 होगा और यहाँ पे n के मान आपके परिवर्तित होते रहेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स का उदाहरण ले ले, A और B, ये हो जाएगा 1 × 2 का, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 1 × 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम अवयव। कॉलम अवयव में एक कॉलम होगा और रो आपकी कितनी भी हो सकती हैं। सेकंड है पंक्ति अवयव यानी कि रो अवयव। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक आपकी पंक्ति होती है और कितने भी आपके स्तंभ इसमें हो सकते हैं, 1 2 3 या 4। इसके बाद आता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव देखिए, वर्ग यानी कि आपको नाम से भी पता लग रहा है, वर्ग में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, यानी कि m बराबर होना चाहिए n। जैसे कि अगर हम एक कह सकते हैं ये हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, या हम कह सकते हैं 3 × 3 के मैट्रिक्स को हम वर्ग अवयव कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम एक मैट्रिक्स ले लें, A B C D E F G H I, ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गए आपके 3 मैट्रिक्स के प्रकार। चलिए चौथे मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं।
चौथा मैट्रिक्स आपका दे रखा है विकर्ण अवयव, यानी कि इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, विकर्ण आपको पता ही है विकर्ण क्या होता है। जैसे कि ये आपका एक अवयव दे रखा है, इसमें आपका जो ये लाइन होगी यही आपका विकर्ण कहलाता है। ठीक, विकर्ण हो गया ये। अब विकर्ण मैट्रिक्स देखिए, विकर्ण मैट्रिक्स के लिए एक चीज जरूरी है कि वह वर्ग अवयव होना चाहिए। अगर वर्ग अवयव नहीं है तो आप विकर्ण अवयव नहीं निकाल सकते। ध्यान रखिएगा, विकर्ण अवयव के लिए वर्ग अवयव आवश्यक है, ये होना बहुत ही जरूरी है अगर वह विकर्ण अवयव हो रहा है। ठीक है, अब विकर्ण अवयव को देख लेते हैं, पहचानते कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम आपसे ये लिख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो विकर्ण होता है ये आपका विकर्ण कहलाएगा। ठीक, ये आपका विकर्ण हो जाएगा, लेकिन ये हमारा विकर्ण अवयव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव होंगे वो सारे हमारे क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। विकर्ण अवयव के अलावा जितने भी अवयव होने चाहिए, विकर्ण अवयव के अलावा जितने भी अवयव होने चाहिए वो हमारे शून्य होने चाहिए। और जब हमारे शून्य होंगे तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, विकर्ण अवयव कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद आ जाते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, इसमें भी क्या होता है, इसका भी आपको वर्ग अवयव होना जरूरी है। वर्ग अवयव, ये भी अगर आपका वर्ग अवयव है तभी आप ही अदिश अवयव निकाल सकते हैं। इसमें भी आपका वर्ग अवयव होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो तीन अवयव दे रखे हैं 4, 5 और 6 नंबर के, ये तीनों एक ही प्रकार के होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो पहले तो देख लेते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारा विकर्ण है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो वर्ग अवयव होना चाहिए। ये जैसे 3x3 का है, हो सकता है ये भी 3x3 का हो या 4x4 का भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम संख्या ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 1, ये तो पहले हमारा हो गया वर्ग अवयव। लेकिन हमने बताया विकर्ण के अलावा, सॉरी एक और हो जाता है, 1 3 5 और ये हो गया 4। ठीक, ये आपका हो जाएगा वर्ग अवयव पहले तो। अब इसमें ये वाली जो रेखा होगी ये आपकी विकर्ण हो जाएगी, लेकिन ये अभी कोई भी अवयव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। सारे अवयव जितने भी और भी अवयव हैं उनको हम पहले शून्य कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्या, विकर्ण अवयव। लेकिन यहाँ पे अदिश अवयव के बारे में कह रहा है, तो अदिश अवयव आपका यहाँ पे क्या होगा, अदिश अवयव में ध्यान रखिएगा ये जो विकर्ण होता है ये सारे आपके बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए यानी कि ये भी 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, ये भी 4 और ये भी 4। ध्यान रखिएगा विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव आपके शून्य होने चाहिए। अदिश अवयव में जो शून्य तो होंगे ही, और जो विकर्ण है उसके सारे अवयव समान होने चाहिए। सारे अवयव जो हैं वो आपके समान होने चाहिए। समान में आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं एक और बना रहा हूँ 3x3 का, इसमें हो जाएगा √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये भी आपका 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये आपका अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका विकर्ण है वो हमारा क्या है, समान है। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स के जो अवयव हैं कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा अदिश अवयव। अब आते हैं तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, सेम वही चीज, ये भी आपका होना चाहिए वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होना चाहिए यानी कि 2 × 2 का हो सकता है, या 3 × 3 का हो सकता है, या फिर 4 × 4 का हो सकता है, या आगे भी। चलिए एक हम बना लेते हैं 2 × 2 का। ये हो गया A B
सी और डी। ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा वर्ग अवयव तो हो गया, लेकिन ये हमारा ना विकर्ण अवयव है, ना ही अदिश अवयव है, ना ही तत्सम अवयव। अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले हमने 0 0 कर दिया, तो ये हो गया हमारा विकर्ण अवयव। लेकिन ये विकर्ण अवयव है। अदिश अवयव में आपको पता है यहाँ की संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब तत्समक अवयव आता है तो ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण का मान 1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, विकर्ण का जो मान होता है वो मान हमारा 1 होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया, एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी जिसमें 1 1 और 1, 0 0 0। ये भी हमारा 3x3 का तत्समक अवयव आपका कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए इन तीनों को थोड़ा सा एकदम आसान भाषा में देख लेते हैं। विकर्ण अवयव में क्या होता है, विकर्ण अवयव में विकर्ण जो होता है वो आपका कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं बराबर हो। ठीक है, यानी कि ए आई जे के मान आपके जरूरी नहीं है आई बराबर जे हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, विकर्ण अवयव में हो जाएगा। विकर्ण अवयव में ध्यान रखिएगा शेष अवयव आपके शून्य होने चाहिए। अदिश अवयव में ए आई जे यानी कि विकर्ण के जो भी सारे मान होते हैं वो सारे मान आपके बराबर होने चाहिए। विकर्ण के जो भी सारे मान होते हैं वो सारे मान आपके बराबर होने चाहिए। और तत्समक में जो विकर्ण होता है, विकर्ण में मान हमेशा 1 होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, विकर्ण में मान हमेशा 1 होना चाहिए। एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये ए बी सी मान लेते हैं, ये 0 0 0 0 0 और 0। ठीक, ये हमारा एक विकर्ण अवयव हो गया। ठीक, जब ये हमारा विकर्ण अवयव हो गया ए बी सी, यहाँ से इसको हम कह सकते हैं विकर्ण अवयव। ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बराबर बी बराबर सी होना चाहिए, और ये बराबर नहीं होने चाहिए किसका, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। विकर्ण अवयव में यही चीज जब हमारा तत्समक अवयव होता है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 होना चाहिए। ये होता है आपका इन तीनों में अंतर, जो कि आप आसानी से कह सकते हो, और ये आपस में जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव यानी कि 0 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसके सारे अवयव आपके शून्य होने चाहिए। चाहे 2 गुणे 2 का हो, या 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स हो, या 4 गुणे 4 का मैट्रिक्स हो, सारे अवयव आपके शून्य होने चाहिए। ये होता है आपका। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, तत्समक अवयव को हम आई से दर्शाते हैं। तत्समक अवयव को हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है, ये है मैट्रिक्स में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, हमने मैट्रिक्स के प्रकार देखे, अब देखते हैं समान मैट्रिक्स क्या होते हैं। समान मैट्रिक्स क्या होते हैं, समान अवयव। ठीक है, चलिए समान अवयव के बारे में देखते हैं, यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की समानता यानी कि अवयवों की समानता कैसे होती है। अवयवों की समानता के लिए ध्यान रखिएगा, जो पहला अवयव होना चाहिए उसी कोटि का, जिस कोटि का अवयव पहला होना चाहिए उसी कोटि का दूसरा अवयव होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें एक अवयव ए बराबर अगर आपको दे रखा है, ये अवयव दे रखा है 2x3 का, तो जो दूसरा अवयव है वो अवयव भी 2x3 का होने चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई आपकी। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, जो अवयव ए बराबर, जैसे कि मान लेते हैं आपका दे रखा है 2 गुणे 2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 5 7, अगर ये आपका दे रखा है, और बी बराबर दे रखा है 3 5 7 और 2, अगर ये हमारा दे रखा है। अब यहाँ पे ये हमारे मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे, ए बराबर बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर इसके अंदर जो भी अवयव दे रखे हैं, पहले मैट्रिक्स में जो अवयव दे रखे हैं वही अवयव दूसरे मैट्रिक्स में भी दे रखे हैं, लेकिन उनके मान अलग अलग दे रखे हैं। जैसे कि ये जो मान है हमारा 2 बराबर है A11 का, ये है A12 का,
ये वाला मान है 2 1 का और ये मान है 2 3 का, सॉरी 2 2 का। ठीक है, इसमें A11 का मान हो गया 3, A12 का मान हो गया 5, A21 का मान हो गया 2, A22 का मान हो गया 7। अब यहाँ पे देखिए ये क्या मान, हमारे अवयव तो बराबर है सारे, जो अवयव पहले मैट्रिक्स में दे रखे थे वही अवयव आपके दूसरे भी मैट्रिक्स में दे रखे, लेकिन अगर जब तक इनके अवयव यानी कि आई जे के मान बराबर नहीं होते तब तक ये मैट्रिक्स हमारा बराबर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जैसे कि इसी मैट्रिक्स को जो पहला मैट्रिक्स दे रखा था 2 3 5 और 7, और बी बराबर आपका दे रखा है 2 3 5 और 7, ये आपका दे रखा है। और एक तीसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, आपको दे रखा है 1 + 1 2 + 1 3 + 4 और 2 + 4 का, ये दे रखा है। तो ये सारे मैट्रिक्स हमारे बराबर होंगे। सबसे पहले हम कोटि चेक करते हैं, 2 × 2 की ये भी है, 2 × 2 का ये भी दे रखा है, 2 × 2 का ये भी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अवयव 2 2 बराबर है, 3 3 बराबर है, 7 7 के बराबर है और 5 5 के बराबर है। अब ये भी हमारा बराबर है, क्यों? क्योंकि जब हम इसका योग करेंगे 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 4 और 1 कर देते हैं, 4 और 1 5 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे मैट्रिक्स आपके बराबर है। ध्यान रखिएगा, इनके जो आई जे के मान होते हैं, ए आई जे यानी कि पहले मैट्रिक्स के ए आई जे, दूसरे मैट्रिक्स के आई जे के, जब तक मान ए आई जे बराबर है बी आई जे के, जब ये बराबर होंगे तभी ये मैट्रिक्स आपके समान होंगे, अन्यथा ये मैट्रिक्स आपके समान नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गए मैट्रिक्स की समानता। अब इसी प्रकार से एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में दे दूं, एक मैट्रिक्स ए बराबर आपका दे रखा है 2 4 3 डी, और एक ए बराबर बी बराबर आपका दे रखा है ए बी सी और 5, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए ए और बी समान अवयव हैं, समान अवयव है, तो जब समान अवयव होंगे तो ए बी सी डी के मान बताएं। जब समान अवयव है तो 2 बराबर हो जाएगा ए के, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 2 के, बी बराबर हो जाएगा 4 के, सी बराबर हो जाएगा 3 के और डी बराबर हो जाएगा आपके 5 के। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, उसके बाद फिर एक्सरसाइज। चलिए, जैसे कि पहला एग्जांपल एक दे रखा है, 3 × 2 का एक अवयव की रचना कीजिए जिसका अवयव ए आई जे बराबर 1/2 i - 3j द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, अब यहाँ पे ए आई जे का मान आपको दे रखा है ये। अब यहाँ पे हमें 3 × 2 यानी कि जो 3 × 2 कोटि का जो अवयव है उसमें हमारी पंक्ति होंगी कितनी? पंक्ति होंगी आपकी 3, और जो स्तंभ होंगे यानी कि कॉलम होंगे वो हो जाएंगे 2, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा 3 पंक्ति का A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A31। ठीक है, इसी प्रकार A12 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, और ये जो अवयव आएगा 3 × 2 का हो जाएगा। ठीक है, 3 × 2 यानी कि 3 आपकी पंक्ति हो गई और 2 आपके स्तंभ हो गए। ठीक, अब यहाँ पे ए आई जे की जगह पे 1 1 रख लेते हैं, A11 का मान हम निकाल लेते हैं, A11 यानी कि आई की जगह पे भी 1 और जे की जगह पे भी 1 होगा, 1 - 3 × 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 1 - 3 × 1, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया यानी कि -2, और ये हो जाएगा -2/2 = हो गया 1। ठीक, A21 का मान निकाल लेते हैं, 1/2 आई की जगह पे हो जाएगा 2 - 3 × 1, ये हो जाएगा आपका 1/2 और 3 × 1 3 और 2 आपका घट जाएगा, यानी कि माइनस का 1 इसका मान हो जाएगा
माइनस का 1/2। ए 3 1 का मान निकाल लेते हैं, यानी कि आई की जगह पे 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 3, ये हो गया आपका 0। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ए 1 1 की जगह पे हो गया आपका माइनस का 1 आ जाएगा, ए 2 1 की जगह पे हो गया माइनस का 1/2, और ए 3 1 की जगह पे हो गया आपका 0। ठीक, इसी प्रकार हम 1 2 रख लेते हैं, ए 1 2, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 1/2, 15 रुपया किलो टमाटर, 1 रुपया पौवा अदरक, 15 रुपया किलो टमाटर। आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6, और ये हो जाएगा माइनस का 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5/2। इसी प्रकार हम ए 2 2 का मान ले लेते हैं, जिसमें हमारा आई की जगह पे भी 2 हो जाएगा और जे की जगह पे भी 2, 2 माइनस का 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/2, 2 माइनस का 3 गुना 6 यानी कि माइनस का 4, और इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट है 3 2 का, ए 3 2 यानी कि आई बराबर हो जाएगा 3 का, और जे बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 3/2, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और यही हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, इस प्रकार से ये मैट्रिक्स हम तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये दोनों मैट्रिक्स आपकी बराबर दे रखी है। इन मैट्रिक्सों में ए बी सी डी का मान आपको ज्ञात करना है, ए बी सी और डी का मान आपको ज्ञात करना है। जब ये मैट्रिक्स हमारी समान मैट्रिक्स दे रखी है तो 2a प्लस का b बराबर हो जाएगा 4, ये पहली समीकरण बन गई। इसी प्रकार a माइनस का 2b बराबर हो जाएगा माइनस का 3, ये हो गई दूसरी समीकरण। 5c माइनस का d बराबर हो जाएगा 11, ये हो गई आपकी तीसरी समीकरण। और 4c प्लस का 3d बराबर ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगी आपकी फोर्थ समीकरण। इन 4 समीकरणों को आप हल करके ए बी सी डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आप इनको हल करोगे तो ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा 2, सी बराबर आ जाएगा 3 और डी बराबर आ जाएगा आपका 4। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा।